जय हिंद। आज देखते हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर 14 ऊर्जा के स्रोत का एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद हम लोग अभ्यास के क्वेश्चंस देखेंगे इसी का। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में उसमें ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था? इसका आंसर है सी, लकड़ी। उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा होता है? इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। जो प्रति एकांक आयतन तथा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, सरलता से सुलभ हो सके, भंडारण में आसान तथा सस्ता हो सके, उपरोक्त सभी आंसर होगा। जीवाश्मी ईंधन क्या है? इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा के संभाव्य स्रोत, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत। जीवाश्मी ईंधनों के संदर्भ में कौन सी प्रदूषण कौन उत्पन्न होती है? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से जीवाश्मी ईंधन कौन से हैं? इसका आंसर होगा बी, ए, बी, दोनों, कोयला और पेट्रोलियम। बहते हुए पानी में किस प्रकार की ऊर्जा निहित होती है? इसका आंसर होगा सी, गतिज ऊर्जा। डायनामो किससे विद्युत उत्पादित करता है? इसका आंसर होगा बी, यांत्रिक ऊर्जा। किसी ऊंचाई पर स्थित जल में कैसी ऊर्जा होती है? इसका आंसर होगा डी, स्थितिज ऊर्जा। किसी ऊंचाई पर स्थित जो जल होती है उसमें कैसी प्रकार की ऊर्जा होती है? तो इसको में होगा डी आंसर, स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल विद्युत संयंत्र में स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन किस प्रकार की ऊर्जा में होती है? इसका आंसर होगा ए, विद्युत ऊर्जा। जल विद्युत संयंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसका आंसर होगा डी, जल। जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए बड़े जलाशयों में एकत्र जल करने के लिए क्या बनाए जाते हैं? इसका आंसर है डी, बांध। भारत में हमारी ऊर्जा की मांग के चौथाई भाग को पूर्ति किस संयंत्र द्वारा होती है? इसका आंसर होगा बी, जल विद्युत संयंत्र। बांधों के निर्माण के साथ कौन सी समस्याएं जुड़ी है? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। कृषि योग्य भूमि अतः मानव आवास नष्ट हो जाते हैं, बड़े बड़े पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाते हैं, पेड़ पौधे सड़ने पर मेथेन गैस उत्पन्न होते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? इसका आंसर होगा ए, जल विद्युत ऊर्जा। टिहरी बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? इसका आंसर होगा ए, गंगा नदी। सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर है? इसका आंसर होगा सी, नर्मदा नदी पर बंधी हुई है। जब एक लकड़ी की वायु की सीमित आपूर्ति में जलाते हैं तो उसमें अवशेष के रूप में क्या रह जाता है? इसका आंसर होगा ए, चारकोल। चारकोल की क्या विशेषताएं हैं? इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। बिना ज्वाला के जलता है, कम धुआं निकलता है, अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है। ये सभी उपरोक्त सभी आंसर है वो सही है। तो इसका आंसर होगा डी। अब देखते हैं हम लोग पृष्ठ का, उसके बाद अभ्यास का। ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं? इसका आंसर है ऊर्जा का उत्तम स्रोत वह है जिसमें निम्न विशेषताएं होती है। यह प्रति एकांक द्रव्यमान आयतन बहुत अधिक मात्रा में कार्य करता है। यह सरलता से उपलब्ध होता है। इसका परिवहन एवं भंडारण सरलता से होती है। यह हानिकारक अवशेष उत्पन्न नहीं करता, अर्थात पर्यावरण की दृष्टि से इसका उपयोग सुरक्षित है। इसकी कीमत पर लागत मूल्य कम होती है। उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? उत्तम ईंधन वह है जिसका जो कैलोरी मान उच्च होती है, अर्थात यह प्रति ग्राम अधिक ऊर्जा का उत्पादन करता है। ज्वलन ताप सामान्य, न बहुत अधिक न बहुत कम होती है, सरलता से उपलब्ध होती है, हानिकारक अवशेष को उत्पन्न नहीं या कम करता है, परिवहन एवं भंडारण सरलता से होती है। यदि आप अपने भोजन को गर्म करने के लिए किसी भी ऊर्जा स्रोत का प्रयोग कर सकते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे और क्यों? हम जैव गैस या बायोगैस का उपयोग करेंगे। इसके कारण निम्न हैं। यह कम मात्रा में जलाने से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। यह स्वच्छ ईंधन है, अर्थात धुआं नहीं उत्पन्न करती है। तो हम जैव गैस और बायोगैस का उत्पन्न करेंगे। यह नवीकरणीय स्रोत है, अतः अनवीकरणीय स्रोतों का संरक्षण भी करता है। यह पर्यावरण को भी स्वच्छ करने में सहायक है, क्योंकि पादप एवं जंतु अपशिष्टों से इसका निर्माण होता है। इसका उपयोग सुरक्षित है। जीवाश्मी ईंधन की क्या हानिकारक है? तो इसमें है जीवाश्मी ईंधन की हानियाँ। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयलों में सल्फर एवं नाइट्रोजन होता है, जो जलने के उपरांत अम्लीय ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। ये वायु प्रदूषण तथा अम्लीय वर्षा उत्पन्न करते हैं। अम्लीय वर्षा में मृदा तथा जल स्रोत भी प्रदूषित तथा वनों की क्षति पहुंचती है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं? हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर ध्यान दे रहे हैं जो असामान्य एवं नवीकरणीय है। इसका कारण है कि प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी उन्नति के साथ मानव की जीवन शैली भी आधुनिक तथा मशीनों पर अधिक निर्भर हो गई है, जिससे ऊर्जा की खपत भी बढ़ गई है। जीवाश्म ईंधनों के प्रकृति में सीमित भंडार है तथा इसके निर्माण में लगने वाले समय बहुत अधिक होने के कारण अनवीकरणीय एवं समाप्त हो जाने वाले संसाधन है। अतः इससे संचेतन हेतु वैकल्पिक स्रोत का उपयोग की आवश्यक होती है। हमारी सुविधा के लिए पवन तथा जल ऊर्जा के पारंपरिक उपयोग में किस प्रकार से के सुधार किए गए हैं? पवन ऊर्जा का उपयोग प्राचीन काल से पवन चक्कियों द्वारा यांत्रिक कार्यों को करने में होता रहा है। अब इसका उपयोग विद्युत उत्पादन में भी किया जाने लगा है, क्योंकि एक पवन चक्की से विद्युत का उत्पादन बहुत ही कम होता है। इसीलिए कई पवन चक्कियों के युग्मक से पवन ऊर्जा फार्मों का निर्माण करके बड़े स्तर पर विद्युत उत्पादन किया जाता है। जल स्रोतों से बाढ़ आदि प्राचीन काल से जनधन में बहुत क्षति होती थी। बाढ़ को रोकने के लिए जल स्रोतों में बांधों का निर्माण किया जाता था, जहां जल की स्थिति ऊर्जा की ऊंचाई से गिराकर विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण उत्तल तथा अथवा समतल सर्वाधिक उपयुक्त होता है? क्यों? सौर कुकर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर होता है, क्योंकि यह अभिसारी दर्पण कॉन्वर्जिंग मिरर, अतः यह सूर्य की अधिक से अधिक किरणों को फोकस कर उच्च तापमान उत्पन्न करता है। महासागरों से प्राप्त हो सकने वाली ऊर्जाओं की क्या सीमाएं हैं? इसका आंसर होगा महासागरीय ऊर्जाएं की सीमाएं। ऐसे स्थान सीमित जहां ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं, बांध बनाए जा सकते हैं। तरंग ऊर्जा केवल तभी प्राप्त की जा सकती है जब तरंगें बहुत प्रबल होती है। महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतर विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब पृष्ठ जल तथा 2 किलोमीटर की गहराई पर जल के ताप को 20 डिग्री से अंतर होता है। महासागरों के किनारे बनाए गए विद्युत संयंत्रों की लागत एवं रख रखाव का खर्च काफ़ी अधिक है एवं इसकी तुलना में क्षमता दक्षता कम है, साथ ही संचारण आदि की संभावना अधिक रहती है। भूतापीय ऊर्जा की क्या होती है? भूप्रपट्टी पर उपस्थित तप्त स्थलों में भूतापीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तप्त स्थलों के संपर्क में आने वाला भूगत जल भाप में परिवर्तित हो जाता है। जब जल यह भाप चट्टानों में फंस जाती है तो इसका दाब बढ़ जाता है, जिसे पाइपलाइन द्वारा निकाला जा सकता है। उच्च दाब पर निकली हुई भाप की विद्युत जनित टरबाइन घुमाकर इसको भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है? नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक होती है। उदाहरण, यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन में जो ऊर्जा मुक्त होती है वह कोयले के लिए किसी एक कार्बन परमाणु के दहन से ऊर्जा उत्पन्न करती है। ऊर्जा तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक होती है। इस प्रकार यदि नाभिकीय संयंत्रों की सुरक्षित विधि से चलाए जाए तो संसार की ऊर्जा आवश्यकताओं की एक बड़े भाग की आपूर्ति नाभिकीय ऊर्जा द्वारा की जा सकती है। क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकती है? क्यों अथवा क्यों नहीं? किसी ऊर्जा स्रोत के प्रदूषण मुक्त केवल तभी माना जा सकता है जब न तो कोई इसके लिए आवश्यक युक्तियों के संयोजन और न ही क्रियान्वयन के समय यह कोई प्रदूषण करता है, परंतु किसी भी ऊर्जा स्रोत का पूर्णतः ऐसा होना असंभव है। उदाहरण के लिए जल स्रोत में पूर्णतः प्रयुक्त होती है। रॉकेट ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। क्या आप इसे सीएनजी के तुलना में अधिक स्वच्छ मानते हैं? क्यों अथवा क्यों नहीं? हाँ, हाइड्रोजन की सीएनजी की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन माना जाता है। उचित है, क्योंकि हाइड्रोजन के दहन के पश्चात केवल जल उत्पन्न होता है जो प्रदूषण रहित है, जबकि सीएनजी के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न होती है जो अधिक मात्रा में होने पर ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। ऐसे 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हैं या चयन के लिए तर्क दीजिए। पवन ऊर्जा, जब तक पृथ्वी के सूर्य के विकिरण से ऊष्मा प्राप्त होती रहेगी तब तक पवनें चलती रहेगी, इसीलिए यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाती है। सौर ऊर्जा, जब तक सौर मंडल है तब तक सौर ऊर्जा पृथ्वी के निरंतर उपलब्ध होती रहेगी, अतः यह भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ऐसे 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिसमें आप सामान्य मानते हैं, अपने चयन के लिए तर्क दीजिए। जीवाश्मी ईंधन
कोयला तथा पेट्रोलियम को अधिक उपयोग इसके निर्माण में लगने वाला करोड़ों वर्षों तक समय तथा इसकी उपलब्ध सीमित मात्रा के कारण ये ईंधन समाप्य तथा अनवीकरणीय कहे जा सकते हैं। नाभिकीय ईंधन यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम आदि नाभिकीय ईंधन प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध है, अतः अनवीकरणीय तथा समाप्य ऊर्जा स्रोत हैं। गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौरमंडल में भूकंप तापमान का लिए नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर होगा बी, बादलों वाले दिन, क्योंकि बादलों वाले दिन सौर विकिरण की उपलब्धता सीमित विनम्र होगी तथा सौर जल तापन कार्य नहीं कर सकेगी। निम्नलिखित में कौन सा जैव मात्रा स्रोत का उदाहरण है? इसका आंसर होगा सी, नाभिकीय ऊर्जा। इसके अतिरिक्त ए, बी एवं डी जैव मात्रा से प्राप्त ईंधन है। जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? इसका आंसर होगा सी, नाभिकीय ऊर्जा। केवल यही सौर ऊर्जा का उपयोग नहीं करती बल्कि नाभिकीय अभिक्रियाओं के फलस्वरूप नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्मी ईंधनों तथा सूर्य की तुलना कीजिए और उनमें अंतर लिखिए। जीवाश्मी ईंधन सूर्य यह अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है तथा समाप्य भी। यह अनवीकरणीय तथा असमाप्य ऊर्जा होती है। इसके दहन से पर्यावरण का प्रदूषण होता है। यह प्रदूषण रहित ऊर्जा स्रोत है। केवल युक्तियों के संयोजन में कम से कम प्रदूषण हो सकता है। यह महंगा परंतु सामान्य उपयोग की जाने वाली स्रोत है। यह निःशुल्क उपलब्ध स्रोत है, मगर इसकी ऊर्जा की उपयोग कर सकने वाली युक्तियों का संयोजन काफ़ी खर्चीला होती है। जैव मात्रा तथा ऊर्जा स्रोत के रूप में जल विद्युत की तुलना कीजिए तथा अंतर लिखिए। जैव मात्रा जल विद्युत, यह नवीकरणीय स्रोत है। यह भी नवीकरणीय स्रोत है। जैव मात्रा में बायोगैस संयंत्र में जैव गैस बनाई जाती है। जल विद्युत का उत्पादन नदियों पर बने बांधों से किया जाता है। इसके उत्पादन के उस समय बची हुई स्लरी कृषि के लिए एक उपयोगी खाद है। बांधों के निर्माण में विद्युत उत्पादन के साथ साथ बाढ़ के भी सुरक्षा होती है। बायोगैस संयंत्र के निर्माण में यह आय खर्च भी कम है तथा अन्य खर्च भी कम है। यह भी कम खर्चीला स्रोत है। खर्च का मुख्य भाग बांध के निर्माण तथा सप्लाई की व्यवस्था में होती है। बायोगैस उत्पादन में जैव मात्रा का उपयोग हो जाने वाले प्रदूषण नियंत्रण में सहायता मिलती है, तो साथ ही इसके दहन से हानिकारक अवशेष उत्पन्न नहीं होते। जल विद्युत के उपयोग के लिए हानिकारक अवशेष उत्पन्न नहीं होते हैं। निम्नलिखित से ऊर्जा निष्कर्षित करने की सीमाएं लिखिए। इसका आंसर होगा ए, पवन ऊर्जा की सीमाएं। पवन की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होनी आवश्यक है। एक विशाल भंडार भूखंड पर ही पवन फार्म स्थापित किए जा सकते हैं, जैसे कि 1 मेगावाट के जनित्र के लिए लगभग 2 हेक्टेयर भूमि चाहिए। उच्च स्तर के रख रखाव के लिए फार्म की स्थापना के आरंभ में खर्च होने वाला लागत मूल्य बहुत अधिक है। तरंग ऊर्जा की सीमाएं। तरंग ऊर्जा की व्यवहारिक उपयोग करने के लिए तरंग का प्रबल होना अत्यंत आवश्यक है। ज्वारीय ऊर्जा की सीमाएं। ज्वारीय ऊर्जा का दहन करने के लिए सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध निर्माण करना आवश्यक है, मगर ऐसी उपयुक्त स्थान सीमित है जहां बांध का निर्माण किया जा सके। ऊर्जा स्रोत के नवीकरणीय वर्गीकरण निम्नलिखित वर्गों में किस आधार पर करेंगे? इसका आंसर होगा ये, नवीकरणीय संसाधनों को पुनः पूर्ति कुछ ही समय पश्चात पुनः चक्रण द्वारा हो जाती है, जबकि अनवीकरणीय संसाधनों का एक बार उपयोग होने के बाद उसका पुनः चक्रण नहीं होता है। फिर से निर्माण में लगने वाला समय बहुत अधिक होने के कारण इसकी पुनः पूर्ति संभव नहीं है। वे ऊर्जा स्रोत जिनकी उपलब्धता प्रकृति में सीमित है तथा एक दिन से समाप्त हो जाएगी, ऐसी संभावना है, समाप्य स्रोत कहलाते हैं। परंतु जो स्रोत प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और वे कभी समाप्त नहीं होंगे, ऐसी संभावना अक्षय स्रोत कहलाते हैं। ए और बी के विकल्प के समान है, अर्थात नवीकरणीय स्रोत ही अक्षय है। इसकी प्रकार अनवीकरणीय स्रोत ही समाप्य है। ऊर्जा के आदर्श स्रोत से आप क्या गुण होते हैं? ऊर्जा के आदर्श स्रोत के गुण: उच्च कैलोरी मान, सरलता से उपलब्धता, सरल परिवहन तथा भंडारण,
कम मूल्य, पर्यावरण के प्रति सुरक्षित, नवीकरणीय, हानिकारक अवशेषों की अनुपस्थिति, सरल एवं सुरक्षित उपयोग। सौर कुकर का उपयोग करने के क्या लाभ तथा हानियां हैं? क्या ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां सौर कुकरों की सीमित उपयोगिता है? सौर कुकर के उपयोग के लाभ। ईंधन की लागत मूल्य कोई नहीं है। यह पाक कला की प्रदूषण रहित विधि है। यह विधि भोजन के पोषक तत्वों को सुरक्षित रखती है। एक समय पर कई खाद्य पदार्थों को पकाना संभव। सौर कुकर के उपयोग की हानियाँ। भोजन को पकाने में अधिक समय लगता है। बादलों वाले दिन यह कुकर कार्य नहीं करता है। इसके लिए तेज धूप का होना आवश्यक है। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे रोटी आदि के इसके द्वारा पकाना असंभव है। सौर कुकर का केवल प्रयोग स्थानों पर ही संभव है धूप की उपलब्धता हो। ऊर्जा की बढ़ती मांग के पर्यावरणीय परिणाम क्या है? ऊर्जा की खपत को कम करने के उपाय लिखिए। ऊर्जा की बढ़ती मांग का पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव हो रहा है जो इस प्रकार है। प्रकृति से संसाधनों के अधिक मात्रा में दोहन से कई प्राकृतिक चक्रों में व्यवधान आ जाता है। अधिक मात्रा में ऊर्जा स्रोतों के उपयोग तथा अवशेषों द्वारा प्राकृतिक संसाधन जैसे वायु, जल, मृदा आदि प्रदूषित होते हैं। ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती मात्रा ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न करती है। पवन फार्म, बांध, नवीकरणीय संयंत्र आदि के लिए भूमि तैयार करने के लिए वनों एवं खेतों की नष्ट करना पड़ता है, जिससे प्रदूषण नियंत्रण में भी कठिनाई होती है। साथ ही लोगों के रोजगार तथा वन्य जीवों के आवास नष्ट हो जाते हैं। अतः प्रकृति संतुलन बिगड़ता है। ऊर्जा की खपत कम करने के लिए निम्न उपाय करने चाहिए। व्यक्तिगत वाहनों को कम उपयोग तथा जन वाहनों, बस आदि का अधिक उपयोग। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जैसे सौर ऊर्जा का उपयोग। भोजन पकाने के लिए प्रेशर कुकर आदि जैसे युक्तियों का उपयोग। घरों में सभी व्यक्ति निश्चित समय पर साथ बैठकर भोजन करें। कम दूरी पर जाने के लिए पैदल जाना या साइकिल आदि का उपयोग करें। ईंधन उपयोग करने के वाहनों वाला का कम उपयोग करें। अच्छी दक्षता वाली युक्तियाँ, स्टोव आदि एवं अच्छी क्वालिटी का ईंधन का उपयोग करें। आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लें और इसे लिखकर पढ़ें और अच्छे से इसको रिवाइज करते रहें। हमें आशा है कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में अधिक से अधिक मार्क्स लाकर अपनी सफलता को अधिक प्रदर्शित करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।